जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग। मैं अमित त्रिपाठी आप लोगों से आज बात करने आया हूँ आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड। जी दोस्तों, ये हमारा आयुष्मान कार्ड, हाँ ये CAPF आयुष्मान कार्ड है। ये जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन सब के मेंबरों को भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान कार्ड की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अभी ये आयुष्मान कार्ड लगभग भारत के हर स्टेट में लागू हो चुका है। तो अब इसमें ट्रीटमेंट कराने के लिए या इसके बारे में आपको जानकारी मैं दूंगा। आप इससे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझसे जुड़े रहें। मैं इस पे होने वाली सुविधाएं और उसके बारे में जानकारी आपको हमेशा देता रहूँगा, तो आप मुझसे जुड़े और मेरा मनोबल बढ़ाएं। जी दोस्तों, तो बात करते हैं आज आयुष्मान कार्ड के बारे में। ये जो आयुष्मान कार्ड है, इस आयुष्मान कार्ड और जो सिविल में आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, इन दोनों में बहुत से डिफरेंसेस हैं। तो पहले आप बात करते हैं, आज हम टॉपिक वाइज बात करेंगे। तो जो CAPF आयुष्मान कार्ड और सिविल आयुष्मान कार्ड है, उसमें सबसे मेन डिफरेंस ये है कि CAPF आयुष्मान कार्ड में कोई पैसे की लिमिट नहीं है। जी, जो सिविल वाले आयुष्मान कार्ड में 5 लाख, एक परिवार को 5 लाख तक भारत सरकार ने ऑफर दिया हुआ है। एक साल में एक परिवार 5 लाख तक का ट्रीटमेंट करा सकता है। वहीं CAPF आयुष्मान कार्ड में उस पैसे की कोई लिमिट नहीं बनाई गई है। जी दोस्तों, इसलिए ये आयुष्मान कार्ड हमारे लिए बहुत ही अहम हो जाता है। और इस आयुष्मान कार्ड को मिलने के बाद इसको हमें एक्टिवेट कराना पड़ता है। एक्टिवेट कराने के लिए आप अपने CAPF हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं भी जा सकते हैं। वहाँ पे आपको जाके आपको जो हमारे आयुष्मान मित्र हैं उन आयुष्मान मित्रों से मिलना है और उनसे बोलना है कि हमें अपना आयुष्मान कार्ड एक्टिवेट कराना है। वो आपका आयुष्मान कार्ड एक्टिवेट कर देंगे। आयुष्मान एक्टिवेट कराने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे, तो उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में ध्यान रखना है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड अपने साथ लेके जाना है। अपना आई कार्ड, अपने बटालियन का, अपने फोर्स का जो आई कार्ड है, वो आई कार्ड भी अपने साथ आपको लेके जाना है। तो आप आई कार्ड लेके जाएं, अपना आई कार्ड अपने साथ लेके जाएं। और या आप अपने किसी भी डिपेंडेंट का एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो उनका आधार कार्ड और उनका जो आपके फोर्स की तरफ से बना हुआ डिपेंडेंट कार्ड है, आधार कार्ड के साथ साथ उनका डिपेंडेंट कार्ड, या अगर आपकी बीवी हैं तो उनकी मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चा है तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट। आधार कार्ड तो कंपलसरी है, तो आधार कार्ड के साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसलिए आपको 2 डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एक जिसका एक्टिवेट कराना है उसका आधार कार्ड, और दूसरा फौज से रिलेटेड जो भी कार्ड हैं, डिपेंडेंट कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट। इस प्रकार आप उस आयुष्मान मित्र को दे देंगे तो वो आपका कार्ड एक्टिवेट कर देगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगी। अब इस कार्ड को इस्तेमाल कैसे करते हैं? हमारे बहुत से जवान परेशान हैं कि इस कार्ड को हम इस्तेमाल कैसे करें। कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका कार्ड जो है 2 तरह से इस्तेमाल हो सकता है। आप किसी अस्पताल में जाएंगे तो एक कैशलेस की सुविधा है, कैशलेस, जिसमें सिर्फ आपको कार्ड देना है और आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। उसमें 1 पैसे की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा CGHS रेट पे आप अपना ट्रीटमेंट कराएं और फिर उसको आके बिल रिइंबर्समेंट करें। हम टॉपिक वाइज धीरे धीरे दोनों पे बात करेंगे। जी, तो कैशलेस के लिए आपको, अगर अस्पताल आपका कोई पेशेंट है या आप खुद पेशेंट हैं, आपको ट्रीटमेंट कराना है किसी चीज़ के लिए, तो आपको कैशलेस कराना है तो आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पहले आप उस डॉक्यूमेंट्स को बनवा लें, उसके बाद हॉस्पिटल में जाएं, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी, तो आप ध्यान रखें, आपके ज़िले में, आपके स्टेट में जो भी आयुष्मान हॉस्पिटल्स हैं, अभी भारत सरकार के सारे आयुष्मान हॉस्पिटल CAPF आयुष्मान कार्ड का ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप उसमें जा सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट के यूनिट हॉस्पिटल से, अपने बटालियन के
एमआई रोड से, यूनिट हॉस्पिटल से आपको रेफरल चाहिए, आयुष्मान का रेफरल। आयुष्मान की एक स्लिप होती है जिस पे रेफरल होता है। मैं आपको स्लिप दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये है आपका रेफरल स्लिप, आयुष्मान रेफरल। जी हाँ, इसमें आप आयुष्मान रेफरल करते हैं। आयुष्मान रेफरल में इसमें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में कराना है या प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आयुष्मान के अंडर में कौन से डिपार्टमेंट में कराना है, आईपीडी कराना है, ओपीडी कराना है, कितने दिन के लिए रेफरल है, ये सारी चीज़ों का ध्यान दें। ये आपके डॉक्टर साहब उसमें टिक करके मेंशन करके आपको दे देंगे। आप उसको लेके और उसके बाद हॉस्पिटल में जाएं। अगर आपके कोई नज़दीक में सीपीएफ अस्पताल नहीं है तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफरल ले सकते हैं। आयुष्मान का ही रेफरल लेना है। इस प्रकार के जो आयुष्मान रेफरल स्लिप है वो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और सीपीएफ हॉस्पिटल में मौजूद है, तो कृपया वहाँ से आप अपना रेफरल लें। रेफरल के साथ साथ आप अपना आधार कार्ड, आई कार्ड, डिपेंडेंट कार्ड, जो भी आपको ज़रूरत है वो कार्ड अपना लेके जाएं, जो वहाँ पे आपको कोई किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। वहाँ जाके आप अपने वहाँ के आयुष्मान मित्र से मिलें और आयुष्मान मित्र आपको बता देंगे कि आपको आगे क्या कार्रवाई करनी है। जी दोस्तों, आप अपने पुराने जितने भी ट्रीटमेंट हुए हैं सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएं। हाँ, आपको ये ध्यान देना है कि आप जिस अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं वो या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो जो सीजीएचएस, सीपीएफ या आयुष्मान के अंडर में आता हो। तो आयुष्मान के अंडर में आने वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को होनी चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि कोई जाता है और वहाँ वो हॉस्पिटल मना कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। होता क्यों है ऐसा? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बड़ा हॉस्पिटल है, उसका कोई एक डिपार्टमेंट जैसे गायनोकोलॉजिस्ट या गायनो डिपार्टमेंट या ऑर्थो डिपार्टमेंट या फिजियो डिपार्टमेंट, कोई एक डिपार्टमेंट ही आयुष्मान के अंडर में होता है और आप कोई दूसरा डिपार्टमेंट के में इलाज कराना चाहते हैं तो वो मना कर देते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो हॉस्पिटल है वो आयुष्मान के अंडर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको जिस डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट लेना है वो उस हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट आयुष्मान के अंडर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं तो बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पूरे ध्यान से, पूरे सावधानी से जाएं और अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कराएं और भारत सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं। दूसरा आता है जो सीजीएचएस रेट होता है। आप अपना डिपार्टमेंट में या आप अपना हॉस्पिटल जाते हैं, रेफरल के बाद आपको रेफरल नहीं मिलता है, आप इमरजेंसी ग्राउंड में जाते हैं या किसी ऐसी स्थिति में जाते हैं जहां आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और हॉस्पिटल कैशलेस करने से मना कर देता है, तो आप अपना पैसा देके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बाद में वो पैसा रिइंबर्समेंट हो जाता है। उस पैसे को रिइंबर्समेंट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लोग वो डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें आती हैं और उनका बिल रिजेक्ट हो जाता है। तो हम बात करते हैं आज अभी उस टॉपिक पे जो सीजीएचएस जिस आप अस्पताल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं वहाँ से डेली बाय डेली आपको बिल लेने हैं। हर चीज़ के बिल आपको ले लेने हैं। जितनी भी जांच या दवाएं लिखी जा रही हैं वो जिस ओपीडी पे लिखी जा रही हैं, जिस पे डॉक्टर साहब लिखते हैं पर्चे पे, वो पर्चा उस दिन का बिल दोनों लेना है और बिल और पर्चे पे डॉक्टर साहब की सील और मुहर, सिग्नेचर और सील दोनों करा लेना है, जिससे वो वेरीफाई हो जाए। वेरीफाई कराने के बाद जो रेफरल स्लिप है आपके पास या इमरजेंसी सर्टिफिकेट है उसको भी साथ लेके आना है। अगर कोई दवाई या जांच बाहर से की गई है तो उस हॉस्पिटल से या उस मेडिकल स्टोर से नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको ले लेना है। ये ज़रूरत पड़ती है। अगर उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में वो दवा मौजूद नहीं है, आपने वो बाहर से ली है, आपने पैसा खर्च किया है, तो नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है आपको। तो इस प्रकार आप वो नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कभी कभी सेल्फ डिक्लेरेशन
फॉर्म की डिक्लेरेशन भी मांगता है, तो आप ध्यान रखें। अगर सेल्फ डिक्लेरेशन मांगे तो सेल्फ डिक्लेरेशन उसके बाद उसको सबमिट करें। जय हिंद दोस्तों। तो ऐसे ही मैं आपको और भी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।